4 चैप्टर खत्म हो गए, अब 5वां चैप्टर आज से चालू होना है। 5वां चैप्टर है क्या? तो 5वां चैप्टर है आपका पृष्ठीय रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। अब इस सरफेस केमिस्ट्री में कितने मूल टॉपिक हैं? तो भाई सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ना 4 ही टॉपिक है जो बहुत मूल है, जिसमें सबसे पहला है, एक है अधिशोषण एवं अवशोषण, ठीक है। दूसरा है सर अधिशोषण, जब अवशोषण हो जाए तब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक से संबंधित कुछ बातचीत। तीसरा इसी में बायोलॉजिकल उत्प्रेरक के बारे में बात है, जिसको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और चौथा क्या है सर? चौथा है कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ने हैं, इस पूरे चैप्टर में। अब पढ़ना कैसे है? तो वो रूल आपको पता है कि हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जरिए इन सारे थ्योरी को कवर करते हैं। पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से ही हम लोग करने वाले हैं। भाई चलो तू एकांत में परे रहो, और क्वेश्चन आंसर का जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। तो अब आप हेडिंग ले लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ से टॉपिक की शुरुआत करना है हमने, यहाँ से पढ़ना है चीज़ों को। और सबसे पहला प्रश्न इस कड़ी में जो लिया जाएगा वो प्रश्न क्या होगा? तो वो प्रश्न है, चलो प्रश्न के लिए हम अगला पेज में चलते हैं। तकरीबन इस चैप्टर में हम लोग 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख लो, भौतिक अधिशोषण एवं कौन सा अधिशोषण? हाँ, एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन हमारे साथ साथ लिखिए, में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। भाई इसमें हमने अंतर लिखना है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो फिर आंसर लिखते हैं सर। एक तरफ आप लिख लो, इसको लिखने के बाद भौतिक अधिशोषण, और दूसरी तरफ लिख डालो सर कौन सा अधिशोषण? रासायनिक अधिशोषण। और 2 हिस्सा में इसे सेपरेट कर लो ताकि फेज टू फेज डिफरेंट आसानी से किया जा सके। तो सबसे पहला भौतिक अधिशोषण में देखिए, भौतिक अधिशोषण में जो होता है अधिशोष और अधिशोषक वो परस्पर कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, और रासायनिक में मजबूत। लिखिए, इसमें अधिशोष एवं अधिशोषक परस्पर कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इसमें कर देंगे, इसमें अधिशोष एवं अधिशोषक
परस्पर मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। पहला अंतर कि समझ में आया कि ये कमजोर अंतराण्विक और ये मजबूत अंतराण्विक। दूसरा अंतर क्या भाई? तो दूसरा अंतर कि ये स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है, यानी ये अति विशिष्ट नहीं होता और ये क्या होता है? ठीक है, यह अति विशिष्ट नहीं होता है। इसमें लिखेंगे सर, यह अति विशिष्ट होता है, यह अति विशिष्ट होता है। तीसरा आ जाओ सर, भौतिक अधिशोषण जो है ना कम ताप पर खूब होता है, यानी निम्न ताप सहायक होता है, और इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है। इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है। इसमें कर देंगे सर, इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है। भाई एक के लिए निम्न ताप सहायक है, एक के लिए उच्च ताप सहायक है। चौथा, यह प्रक्रिया, या फिर ऐसे लिखिए, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, मतलब इसको हम रिपीट कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे सर, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें लिख लेंगे सर, इसका एंथैल्पी अति निम्न होता है, इसका एंथैल्पी अति निम्न होता है। ध्यान रखिएगा भाई कितना होता है, तो लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, और इसका एंथैल्पी उच्च होता है, ज़्यादा होगा तुलनात्मक रूप से। लगभग कितना, तो ये लिखना जरूरी है, लगभग 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल, ये इसका एंथैल्पी है सर। इसमें आ जाओ सर, इसके लिए ना एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इसके लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिख देंगे सर, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए यह ना एक आणविक सतह, ये बहुआण्विक सतह बनाता है, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत बनते रहता है। यह बहुआण्विक सतह का निर्माण करता है। यह एक आणविक सतह का निर्माण करता है। यह एक आणविक सतह का निर्माण करता है। देखिए भौतिक अधिशोषण को भौतियोशोषण और रासायनिक अधिशोषण को रसोपशोषण के नाम से जाना जाता है, यानी इसको फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं और इसको
केमियोसॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, अधिशोषण समताप किसे कहते हैं? इसके बाद भी है सर इसमें फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी नियम लिखें। भाई इसमें ना 2 क्वेश्चन ऐड हैं, पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, ऐसे ऐड है। तो इसके आंसर भी हमें 2 स्टेप में ही लिखने पड़ेंगे। पहले हम आंसर लिखेंगे अधिशोषण समताप किसे कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, नाम में ही है अधिशोषण समताप। जो अधिशोषण होता है वो समान ताप पर होता है। समान मतलब क्या? स्थिर, जो बदलता नहीं हो, उस ताप पर होता हो। सो लिखिए स्थिर ताप पर अधिशोषित, स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं परिवर्तित दाब के बीच के संबंध को अधिशोषण समताप कहते हैं। स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं परिवर्तित दाब के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? अधिशोषण समताप कहते हैं। सर ये तो अधिशोषण समताप हो गया। अब इस अधिशोषण समताप के सिचुएशंस को देखिए। स्थिर ताप T पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अब गैस की मात्रा को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। गैस की मात्रा क्या है? m है। अधिशोषित गैस की मात्रा m, दाब P का क्या होता है सर? तो दाब P का फलन होता है, फंक्शन होता है। दाब P का क्या होता है? फलन होता है, फंक्शन होता है। अब इसे दर्शाने के लिए हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स यूज करेंगे। m इज इक्वल टू, यानी अधिशोषित गैस की मात्रा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T_P। भाई T तो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होगा, P चेंज होगा, तो फिर m भी चेंज होगा। अब इस बात को दिखाने के लिए एक ग्राफ का यूज कर सकते हैं। वो ग्राफ ये है, अधिशोषित गैस की मात्रा m और प्रेशर P। ये ग्राफ का x पोल है और ये ग्राफ का y पोल है। जरा ध्यान से सर, अब यहाँ से जैसे जैसे दाब बढ़ेगा अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ते चलेगी। इस समय टेम्परेचर T1 कांस्टेंट किया था हमने। अब टेम्परेचर T2 जब बढ़ा देते हैं, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो अधिशोषित गैस की मात्रा थोड़ा नीचे आ जाता है। T3 कर देते हैं तो अधिशोषित गैस की मात्रा और थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा घटता है। तो हम कह सकते हैं कि T1 ताप सबसे कम है, T2 ताप उससे अधिक है, T3 ताप सबसे अधिक है। तो ये एक आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिएगा, मतलब ताप बढ़ाया तो अधिशोषण घट गया। इससे स्पष्ट क्या हुआ? अधिशोषण ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। दूसरा हिस्सा है फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी नियम लिखें। तो भाई उसको भी लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी नियम है क्या? तो फ्रेंडलिक महोदय के अनुसार, स्टार लगाकर हम यहाँ लिख देंगे, फ्रेंडलिक महोदय के अनुसार। इन्होंने भी कुछ नया नहीं दिया, थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पर इन्होंने अधिशोषक का भी मात्रा शामिल किया। किस प्रकार से वो देखिए। स्थिर ताप पर अधिशोषित
गैस की मात्रा, स्थिरता पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। ये फ्रेडलिक का नियम है, लेकिन ये हमेशा समानुपाती नहीं होता है। फ्रेडलिक ने एक ढलान लगाया, एक कांस्टेंट कर दिया इसमें, x बटा m समानुपाती p पर पावर 1/n। एक एक पॉइंट समझ लीजिए, फिर अच्छा से नोट कर लीजिएगा। x बटा m, अब समानुपातिक सिंबल्स को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या लिखा है हमने, k इंटू p टू दी पावर 1/n। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जैसे दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं तो लॉग x बटा m बराबर लॉग k इंटू पी टू दी पावर 1/n, हम ऐसा लिख सकते हैं सर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लॉग x बटा m बराबर लॉग k प्लस लॉग p पर पावर 1/n। अब जो पावर 1/n है उसको सामने तो ला ही सकते हैं फेस पर, सो फाइनली हम लिख देंगे लॉग x बटा m बराबर लॉग k प्लस 1/n इंटू क्या, लॉग p। सर ये कंप्लीट रिलेशन आ गया किनका, फ्रेडलिक के अधिशोषण समताप का। अब फ्रेडलिक ने अपने इस टर्म्स को समझाने के लिए एक ग्राफ यूज किया। चलो सर हम लोग भी यहाँ पर एक ग्राफ यूज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान काम है स्पेस क्रिएट करना, इस पर तेज़ी से हो जाएगा तो हो जाने दो। चलो ये थोड़ा इधर हो गया, इसको थोड़ा उधर कर लो, फिर एक ग्राफ बना देंगे। ग्राफ आप इसके नीचे बनाना, ठीक है, मैं यहाँ बीच में बना रहा हूँ, सेंटर में बना रहा हूँ। अब देखो ग्राफ कैसे कैसे होने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ग्राफ बहुत आसान है इसका, ये एक्स पोल है, ये वाई पोल है। इस एक्स पोल के ऊपर हमने प्रेशर यूज करना है और वाई पोल के ऊपर x बटा m यूज करना है। अब पहले ये तो क्लियर हो जाए सर, x बटा m है क्या, चलो बिना लॉग के यूज करते हैं। x बटा m है क्या, x बटा m क्या है, देखिए x जो है वो अधिशोषित गैस की मात्रा है और m अधिशोषक का मात्रा है। किसका मात्रा है, अब देखिए अधिशोषण समताप में अधिशोषक का मात्रा नहीं आता था, केवल गैस का मात्रा आता था, यहाँ पर दोनों मात्रा आ रहा। तो इससे ना बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है, किसके जरिए, फ्रेडलिक महोदय के नियमानुसार। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो प्रेशर कुछ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक जो फिक्स अमाउंट है अधिशोषण का वो होगा ही होगा। वो अमाउंट क्या है, लॉग के, वो अमाउंट क्या है, लॉग के, यानी ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अब जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाओगे अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन आप ये सोचोगे कि हमेशा बढ़ेगा तो आप गलत हो। एक निश्चित जगह पर जाने के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वैसे नहीं गया। यहाँ पर एक ढलान बन गया, थीटा इज इक्वल टू 1/n, जिसको हम क्या कहेंगे, ढाल कहेंगे। और सर इस ढाल का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 होगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि फ्रेडलिक अधिशोषण समताप नियम में n का वैल्यू, अधिकांशतः n का वैल्यू क्या होता है, तो 0 से 1 के इंटरमीडिएट में होता है, उसके नीचे ये ग्राफ बना देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लायोफोबिक एवं लायोफिलिक कोलाइड में अंतर स्पष्ट करें। कर लो सर, अस्पष्ट। एक तरफ ना लिख लेंगे, लायोफोबिक कोलाइड को क्या बोलते हैं, सॉल्व भी बोल सकते हैं ना। एक तरफ बोल देंगे लायोफोबिक और दूसरे तरफ बोल लेंगे लायोफिलिक।
सर देखो, कोलाइड में दो चीज़ होता है, एक होता है परिक्षेपित परावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। जो कोलाइड में कम मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं, परिक्षेपित परावस्था कहते हैं, और जो कोलाइड में अधिक मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यही बात है ना। तो इसमें ना परिक्षेपित परावस्था किसमें, लायोफोबिक में, लायोफोबिक में परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। और इसमें लिखिए इसका परिक्षेपित परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम परस्पर कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इसमें लिख देंगे सर, इसका परिक्षेपित परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम परस्पर मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल से एक दो ले लो सर, जैसे सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, ETC। इसके एग्जाम्पल्स ले लो सर, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, ETC ना। अब आ जाओ सर दूसरा पॉइंट की तरफ, लायोफोबिक में और लायोफिलिक में। यह सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। और इसकी बातचीत करें सर तो यह सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। तीसरा पॉइंट पर अगर हम बातचीत करें, इसका सॉल रंगीन होता है। इसका सॉल रंगहीन होता है। इसका सॉल रंगहीन होता है। इसका ना परिक्षेपित परावस्था, इसका परिक्षेपित परावस्था परिक्षेपण माध्यम के प्रति परिक्षेपण माध्यम के प्रति निष्क्रिय होता है, जबकि इसका
जबकि इसका परिक्षेपित परावस्था परिक्षेपण माध्यम के प्रति सक्रिय होता है। इसे वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा स्कंदित किया जा सकता है। इसमें लिख देंगे जबकि इसे नहीं, चलो कुछ तो छोटा बना, जबकि इसे नहीं। इसमें ये जो होता है ना, इसका भौतिक गुण मिश्रण के नियम का पालन करता है और इसका भौतिक गुण मिश्रण के नियम का पालन नहीं करता है। इसका भौतिक गुण मिश्रण के नियम का पालन करता है। इसमें लिख देंगे सर, इसका भौतिक गुण, इतना भी संक्षेप मत बनाइए सर, इसका भौतिक गुण मिश्रण के नियम का पालन नहीं करता है। इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता और इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है, इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। और इसमें लिख देंगे इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा बनाया जा सकता है। सर ये दोनों के बीच एक शानदार डिफरेंट हो गया, ठीक है। आज की क्लास में आपने पृष्ठीय रसायन के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देख लिया जो संभावित बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ इन्हीं प्रश्न के बल पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर पाएंगे।